नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम अच संधि को पढ़ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है संधि प्रकरण। कोई भी आप परीक्षा देंगे तो संधि से उसमें प्रश्न आते ही है। ये ना केवल हिंदी अथवा संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, अपितु अन्य भी विद्यार्थी जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं उसमें जो भी भाषा का व्याकरण पूछा जाता है तो वहां पे संधि से प्रश्न रहते ही है। तो उसी के अंतर्गत हमने अच संधि अर्थात स्वर संधि को देख लिया है। लगभग 8 भागों में हमने वो विषय पूरा पढ़ लिया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हल संधि। हल अर्थात व्यंजन संधि। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं व्यंजन संधि। अब अभी तक हम जब स्वर संधि पढ़ रहे थे तो स्वर संधि में केवल स्वरों की ही बात होती थी। संधि में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद रहते हैं। पूर्व पद में भी वहां पे स्वर था, उत्तर पद में भी वहां पे स्वर ही होना चाहिए था। तो वहां पे फिर उसको जब उसमें दो स्वरों के बीच कोई विकार आता है तो वो स्वर संधि हुई। परंतु अब यहाँ पे है व्यंजन संधि, आया आप बोल ले तो हल संधि, क्योंकि संस्कृत में जो हल प्रत्याहार है उसके अंतर्गत जो है वो सारे व्यंजन आपके आते हैं, तो इसको हल संधि भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात है स्वरों की नहीं होगी। स्वरों को आप बिल्कुल आप यहाँ से किनारे कर दीजिए। यहाँ पे बात सिर्फ होगी तो व्यंजनों की। पूर्व में भी व्यंजन रहेगा, उत्तर में भी व्यंजन रहेगा और उसके स्थान पर कोई नया व्यंजन आदेश होगा, कोई नया विकार आ जाएगा। व्यंजन संधि में सबसे पहले जो संधि है वो है आपकी क्या संधि है? शुत्व संधि। कौन सी संधि है? तो शुत्व संधि। ये आपकी पहली संधि हमको पढ़नी है। ये संधि है आपकी शुत्व संधि। शुत्व संधि इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो है वो सूत्र है वो है स्तोह ष्टुनाष्टु। क्या सूत्र है? स्तोह ष्टुनाष्टु। इसकी वृत्ति देखेंगे तो सकार तवर्गयो शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गो स्तः। ये क्या बोलता है कि सकार तवर्ग को शकार चवर्ग के योग होने पर शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। अब ये सकार क्या है, चवर्ग क्या है, यदि आप ये नहीं जानते तो आप एक बार हिंदी वर्णमाला अथवा संस्कृत वर्णमाला की वीडियो देख ले, क्योंकि जो हमारे व्यंजन है वो 5 वर्गों में बांटे गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें 25 स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला अथवा संस्कृत की वर्णमाला आना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना आप कोई भी आगे का विषय नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो आप जरूर देख लीजिए। अब सूत्र ने क्या बोला? स्तोह ष्टुनाष्टु, क्योंकि यहाँ पे शकार और चवर्ग की बात आती है इसलिए इसको शुत्व संधि कहा जाता है। अब देखते हैं सूत्र क्या बोलता है कि शकार सकार तवर्ग को, सकार अर्थात स, तवर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न, इनका अगर योग हो जाए किसके साथ? शकार और चवर्ग। अगर ये इसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, क्या कहा है सूत्र ने? सकार तवर्ग का शकार चवर्ग के साथ योग हो जाए तो सकार तवर्ग को क्रमशः स को श, त को च, थ को छ, द को ज, ध को झ और न को य इस प्रकार आदेश हो जाते हैं। क्या क्या आदेश होते हैं? स को श, त को च, थ को छ, द को ज, ध को झ और न को य। पर कब? अगर सकार तवर्ग में से इनमें से कोई भी ऊपर में से कोई भी वर्ण आपका आ जाए, वो पूर्व में हो चाहे उत्तर में हो। ऐसा नहीं कि पूर्व में आपका अ हो और उत्तर में ए हो, तभी पूर्व में अ उत्तर में ई, तभी वो आदेश होगा। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका स पूर्व में आ रहा है चाहे उत्तर में, और श आपका पूर्व में आ रहा है चाहे उत्तर में, उनका योग किसी भी प्रकार से हो जाए तो क्या हो जाएगा? सकार के स्थान पर शकार, तकार के स्थान पर चकार, इस प्रकार आदेश होंगे। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि 100 के परे यदि श होगा तभी आदेश होगा, ऐसा नहीं। 100 के परे इन 6 में से कोई भी वर्ण आ जाए जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, 100 के परे अगर श, च, छ, ज, झ, ञ इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए उसके स्थान पर आपको श ही आदेश करना है। ऐसा स्थिति नहीं है कि 100 के परे यदि श आए तभी उसको श होगा, ऐसा नहीं। 100 के परे इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, इन 6 में से कोई भी वर्ण आ जाए तो 100 को श आदेश होगा। तो प्रत्येक वर्ण की यही स्थिति है। तो के परे भी इन 5 में से, इन 6 में से कोई भी वर्ण आ जाए तो त के स्थान पर क्या आदेश होगा? आपका च आदेश होगा। इसी प्रकार आपको ये सारे वर्ण समझने हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो जो है वो आपका 100 पूर्व में होना चाहिए और ये वर्ण उत्तर में होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 100 उत्तर में हो और ये वर्ण पूर्व में हो, तब भी वो आपको आदेश 100 के स्थान पर ही करना है। ये इतना आप विसर्ग संधि में अथवा शुत्व संधि में नहीं, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो शुत्व संधि है इसके अंतर्गत आप इतना समझ लीजिए कि ये पूर्व में हो या उत्तर में हो, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदेश केवल 100 के स्थान पर श ही
आदेश होगा। वो चाहे आपका उत्तर में शौ हो, चौ हो, छौ हो, जौ हो, झौ हो या यों हो। आप नियम को अच्छे से समझ गए। उदाहरण के माध्यम से हम इसको एक बार देखते हैं फिर से, फिर नियम की एक बार आवृत्ति करेंगे, क्योंकि ये नियम आपके लिए थोड़ा नया है। अच संधि में जो हम नियम पढ़ रहे थे वो इतने आपको उलझाने वाले नहीं थे, इसमें आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, परंतु ये भी बड़ा ही साधारण नियम है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो बिल्कुल सिंपल है। इसका उदाहरण आप क्या देखेंगे, जैसे हम देख सकते हैं हरीश धन शेते। क्या उदाहरण है, हरीश धन शेते। अब यहाँ पे देखिए आप, हरीश में क्या है, सौ, अंत में क्या है, सौ। ये भी वैसे विसर्ग संधि का भी ये उदाहरण है। मैं आपको बता दूं तो हरि ही धन शेते, हरि जो है वो सोते हैं, तो हरि में जो विसर्ग थी उसको सौ आदेश हो गया है। क्या आदेश हो गया है, सौ आदेश बाद में हो गया है। परंतु इस स्थिति में जब आप पहुंच गए तो यहाँ पे व्यंजन संधि आपकी होगी, हरीश धन शेते। यहाँ पे क्या है, पूर्व में सौ है और उत्तर में शौ है। क्या है, पूर्व में सौ है। अब यहाँ पे सौ में अ नहीं है, ये आपने कैसे जाना, क्योंकि ये इसमें हलंत लगाया गया है, मतलब ये व्यंजन है। अब उसके परे क्या है, शौ है, तो सकार और सकार का किसके साथ योग हो गया, शकार के साथ। इसके योग में क्या हो जाएगा, जो सौ है इसको क्या आदेश हो जाएगा, तो सौ को शौ आदेश हो जाएगा। सौ को आपने क्या आदेश कर दिया, शौ आदेश कर दिया। अब जब इसका संयुक्त रूप बनेगा तो कैसे बनेगा, हरीश शेते। क्या बन गया आपका, हरीश शेते। यदि आपको इसका संधि विच्छेद करना हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हरीश शौ है, तो इस शौ को, क्योंकि इसके उत्तर में शौ है, तो किसको आदेश होता है, शौ। सौ को शौ आदेश होता है कब, जब इसका शकार अथवा च्वर्ग के साथ योग होता है। तो आप इसका संधि विच्छेद भी ऐसे ही करेंगे, इस शौ को सौ में लिख देंगे तो हरीश धन शेते। ये दोनों ही बातें आपको जाननी है, संधि किस प्रकार और संधि विच्छेद किस प्रकार। आप ये उदाहरण समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देख लीजिए, शिरस धन चंद्र, शिरस धन चंद्र, इस प्रकार शिरस धन चंद्र। यहाँ पे क्या स्थिति है, तो यहाँ पे अंत में पूर्व पद का जो अंतिम व्यंजन है वो है सौ, और उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण है वो है चकार, चवर्ग का चौ है। क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था कि सकार वर्ग का शकार चवर्ग के साथ योग हो जाए, ऐसा नहीं था कि सौ का केवल शौ के साथ ही योग होगा तभी शौ होगा। इनमें से चवर्ग में से कोई भी व्यंजन अथवा शौ आ जाए तो उसको सौ को शौ ही आदेश होगा। अब यहाँ पे उत्तर में क्या है, तो इसका योग हो गया है आपका चौ वर्ण के साथ, चौ वर्ण क्योंकि चवर्ग में आता है तो इसके स्थान पर, सौ के स्थान पर शौ आदेश आपको करना है। क्या आदेश हो जाएगा, शिरस धन चंद्र। शौ आदेश कर दिया तो शिरस जो आपका शब्द था उसको हो गया है शिरस धन चंद्र, इकट्ठा योग करके तो शिरस चंद्र। क्या बन गया, शिरस चंद्र। फिर कुछ एक शब्द और देख लेते हैं जो व्यवहारिक आप प्रयोग में करते हैं, जैसे कश्चित। तो मेघदूत यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी होंगे, कैसे शुरू हुआ, कालिदास की जो आपने कथा पढ़ी है, अस्ति कश्चित वाग विशेष हो, तो कश्चित इस पद से उन्होंने आरंभ किया। कश्चित कांताम विरह गुरुनाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः छापेना संगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु यक्षचक्रे जनकतनयां स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम राम गिर्याश्रमेषु। इसमें दो तीन स्थानों में आपको श्चुत्व संधि के उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे यक्ष चक्रे, वहां पे भी यही संधि है, यक्ष धन चक्रे, यक्ष धन चक्रे, तो यक्ष चक्रे, सौ को शौ हो गया है क्योंकि चौ परे है। वहीं पे कश्चित कांताम, पहला ही शब्द है कश्चित कांताम, तो कश्चित, कश्चित कैसे बना, कह धनचित, वहीं पे जब विसर्ग को सौ हो जाएगा तो स्थिति बनेगी कस धन चित, सौ के परे जो है वो आपका चौ है। यहाँ पे अब आपको इतना तो पता है कि हमने वर्णमाला पढ़ी है, तो यहाँ पे पूर्व में ई नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि चौ में ई जुड़ा है, तो चौ के बाद जो है आपका ई स्वर है। इसमें मात्रा से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यहाँ तो ई आगे है, ई नहीं है, चौ ही है। चौ में जो है वो इसका वर्ण विच्छेद अगर आपको मैं बता दूं, यदि आप बिल्कुल ही नए हैं तो इसका कश्चित कैसे होगा, क है पहले आपका, फिर क में अ जुड़ा है, अ के बाद क्या है आपका सौ है, फिर आपका चौ है, फिर चौ में ई जुड़ा है। इस प्रकार जो है वो पहले चौ है, फिर उसमें ई जुड़ा है, तो सौ और चौ का क्या हो गया है, योग हो गया है। तो सौ और चौ का योग में क्या हो जाता है, उसके योग में जो है वो सौ को शौ हो जाता है, तो आपका बन गया कश धन चित। संयोग करने पर बन जाएगा आपका कश्चित। क्या बन जाएगा, कश्चित अर्थात कोई। फिर एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे रामस्थन चौ। क्या है, रामस्थन चौ, रामोधन चौ, वही स्थिति, विसर्ग को सौ आदेश करके रामस्थन चौ, तो क्या बन जाएगा,
सौ के स्थान पर आपका आदेश हो जाएगा आपका शौ आदेश हो जाएगा। तो रामश्च क्या बन जाएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च। इस प्रकार आप रूप बहुत जगह देखते होंगे, रामश्च लक्ष्मणश्च। तो वहां पे क्या संधि हुई है, वहां पे संधि हुई है आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत शुचत्व संधि। कौन सी संधि, तो शुचत्व संधि। नियम क्या है, स्तुः शुनाश्चु। नियम आप याद कर लीजिए, स्तुः शुनाश्चु। सकार तवर्गयो शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तो। एक बार फिर से नियम समझ लीजिए कि सकार और तवर्ग कौन कौन से हमने पढ़े हैं, सकार और तवर्ग। तवर्ग अर्थात त थ द ध न, इनमें से किसी भी वर्ण का जब शकार अथवा चवर्ग के साथ योग हो जाता है तो उसमें से जो है वो सौ को श, त को च, थ को छ, द को ज, ध को झ और न को य आदेश हो जाता है। ये हमने नियम में पढ़ा। और इसमें भी विशेष बात क्या जाने की, सकार का इन 6 में से किसी के साथ भी योग हो जाएगा अथवा तकार का इन 6 में से किसी के साथ भी योग हो जाएगा। प्रत्येक वर्ण का इन 6 में से किसी के साथ भी योग होगा तो उसके स्थान पर वही वर्ण आदेश होगा जो नियमानुसार होता ही है। तो के स्थान पर चौ ही आदेश हो जाएगा। तो के परे छ रहे, ज रहे, झ रहे, य रहे अथवा श रहे तो उसके स्थान पर केवल आदेश होगा चौ ही। सौ के स्थान पर आदेश होगा शौ ही। आपको उत्तर में आपको चाहे चौ मिल रहा है, छ मिल रहा है, शौ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आदेश तो होगा शौ ही। और इसमें ऐसा भी नहीं है, अभी तो हमने केवल उदाहरण देखे जिसमें पूर्व में यहाँ पे 100 था, परंतु अगर उत्तर में भी आपका 100 है और पूर्व में भी आपका 100 है तब भी 100 के स्थान पर 100 ही आदेश होगा। जो कि हम अब कुछ एक उदाहरण इसके और देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल इस संधि में स्पष्टता हो जाएगी। कुछ एक और उदाहरण इससे संबंधित देख लीजिए जिससे विषय आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। जैसे त को किस प्रकार चौ आदेश होता है, तो नियम में हमने पढ़ा कि सकार तवर्ग को शकार चवर्ग के योग में शकार चवर्ग ही आदेश होता है, जिसमें कि त को चौ आदेश हो जाता है। वो किस प्रकार देख लीजिए आप, तत् धन शिव क्या आदेश होगा अथवा सत धन शिव। यहाँ पे क्या बनेगा, तत् होगा तो तच्छिव, अगर सत सत धन शिव, सत में जो है वो अंतिम व्यंजन है वो क्या है, त है, और उसके उत्तर में क्या है आपका श है। तो तवर्ग और शकार का जो है वो योग हो गया है, तो को च वर्ग का जो है वो च आदेश हो जाएगा। च आदेश हो गया तो आपका बन गया सच्चिव। क्या रूप बन गया आपका, सच्चिव। उसी प्रकार आप सच्चित, सत धन चित। सच्चित कैसे बनता है, तो सत धन चित। यहाँ पे आप चौ देख रहे हैं, उसके पर भी चौ है, तो किस स्थिति में जो है वो चौ बनता है, किसको चौ आदेश होता है, तो को चौ आदेश होता है। कब, जब उसके पर में शकार अथवा चवर्ग हो। यहाँ पे चवर्ग परे है तो यहाँ पे चौ किसको आदेश हुआ है, तो को। इसका संधि विच्छेद आप क्या करेंगे, सत धन चित्त। क्या करेंगे आप, सत धन चित्त। उसी प्रकार उच्चारण में आप देख सकते हैं, जैसे हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं तो उच्चारण किस प्रकार बनता है, फिर आपको वही स्थिति है। पूर्व में यहाँ पे भी चौ है, यहाँ पे भी चौ है, तो चौ किसके स्थान पर आदेश होता है, तो के स्थान पर। उत धन चारण, क्योंकि तो के परे च वर्ग है तो उसका तो को च वर्ग का चौ ही आदेश होता है, बन जाएगा उच्चारण। फिर दो को जो आदेश हो जाता है नियम अनुसार, अगर परे आपका चवर्ग अथवा शकार रहे तो सद धन जन हो, तो यहाँ पे दो को जो सज्जन हो, क्या बन जाएगा आपका सज्जन हो। उसी प्रकार नौ को यो नियमानुसार अगर परे आपका जो है वो चवर्ग अथवा शौ रहे, यहाँ पे क्या है शार्गिन धन जय। जय में जो है वो कैसा है, चवर्ग का ही एक वर्ण है, तो नौ को क्या आदेश हो जाएगा, नौ को आदेश हो जाएगा यो, बन जाएगा शार्गिन जय। परंतु इसका ही एक अपवाद सूत्र है, उसमें आपने सिर्फ प्रश्न और विष्णु ये दो आपने याद रखने हैं। अब इसमें जो है वो एक अपवाद क्या है कि शात, ये सूत्र है आपका शात। ये क्या बोलता है कि शौ के बाद यदि तवर्ग हो आए तो तवर्ग को चवर्ग आदेश नहीं होता। किस, केवल शौ व्यंजन यदि पूर्व में हो, शौ व्यंजन यदि पूर्व में है और उसके बाद यदि आपका तवर्ग आ रहा है तो उस तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। विशेष रूप से इसके ये दो ही उदाहरण हैं, कुछ अन्य भी हो गए, परंतु विशेष रूप से परीक्षा में बार बार यही दो पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, प्रश्न नौ। प्रश्न नौ में स्थिति क्या है कि पूर्व में शौ है, उत्तर में आपका तवर्ग का नौ है। नियम अनुसार इसको यो आदेश हो जाना था। क्या आदेश हो जाना था, इस प्रकार से इसको नियम अनुसार यो आदेश हो जाना था, जैसे यहाँ पे हुआ है शार्गिन जय में। परंतु यहाँ पे क्या है आपका शात सूत्र ने क्या बोला कि यदि पूर्व में शौ है उसके परे यदि आपका तवर्ग है तो वहां पे आदेश नहीं होगा। यदि बाद में शौ है तब तो हो जाएगा, परंतु यहाँ पे पूर्व में यदि शौ है उसके बाद आपका तवर्ग है तो वहां पे
आदेश नहीं हुआ, शौ को शौ ही रहा, प्रश्न इसका यही बनता है प्रश्न। प्रश्न अर्थात कोई आप प्रश्न कर रहे हैं, सवाल। विष्णु में भी यही स्थिति है, विषधन न, ये इसके जो है वो एक अपवाद सूत्र है। बाकी उदाहरण तो आप प्रत्येक सूत्र की तरह जिस प्रकार अच संधि कर रहे थे, इसके प्रत्येक के आपको 10-10 उदाहरण पुस्तकों में भी मिल जाएंगे। आप पुराने पेपर में भी देखेंगे, अथवा आपके पास फोन तो है ही, गूगल में आपको बहुत सारे अनेक उदाहरण इसके मिल जाएंगे। उसमें से भी गूगल में सही जानकारी व्याकरण से संबंधित हमेशा नहीं मिलती। आप नियम अनुसार वहां से भी अगर कोई आपको शब्द गलत लग रहा है तो आपने नियम तो पढ़ा ही है, वहां से आप शब्दों का अभ्यास अपने आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई उसमें समझ ना आए तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए। कुछ एक आपके लिए और उदाहरण है, इन दो पदों का आपने संधि करनी है और इनका संधि विच्छेद, जैसे कि तद्धन शास्त्रम, ये आपने कमेंट करके बताने हैं। इनका संधि पद क्या होगा? तद्धन शास्त्रम, तद्धन शास्त्रम, तद्धन जा और अन्यच्च और दुश्चरित्र, इस प्रकार। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।